होगा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे रातों रात बदलते सियासी खेलों की। रातों रात बदलते सियासी खेल। रात गए एक बड़ा सरप्राइज मिला और वो तमाम बिल्स, वो तमाम कानून साजी कि जिसपे हुकूमत और ऑपोजिशन ने आपस में सींग फंसा रखे थे। कल रात अचानक ऐसा हुआ कि ऑपोजिशन ना सिर्फ मान गई कि ये बिल्स कौमी मफाद में, कौमी सलामती के मंजूर किए जाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट भी मान गई कि जो ऑपोजिशन अपनी तरमीम दे रही है वो भी इनकॉर्पोरेट कर ली जाएंगी इन बिल्स के अंदर। और ये भी हो गया कि जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास आज होना था, रातों रात ये भी सरप्राइज मिला कि वो मुश्तरका इजलास मुलतवी हो गया और सदर साहब ने कौमी असम्बली का और सेनेट का अलग अलग ऐवान बुलवा लिया, जहां पर दोनों ऐवानों से आज UNSC वाला बिल, सिक्योरिटी काउंसिल वाला बिल और ATC वाला बिल ऑपोजिशन की 4 तरामीम के साथ मंजूर हो गया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई और वो ये हुई कि ऑपोजिशन के अंदर, पार्लियामान के अंदर ही फूट पड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी प्लस हो गए और माइनस कर दिया उन्होंने JUIFA को। ये हमने आज खुलेआम देखा सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी। JUIFA बेचारी तने तनहा खड़ी इन बिल्स पर एतराज करती रही, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुकमुका कर लिया कि कौमी सलामती के बिल्स हैं, कौमी मफाद के तहत तरामीम के साथ वो इनका साथ दे रहे हैं। तो ये हुआ क्या? और अगर पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो सकती तो फिर सड़कों पे कैसे मुत्तहिद होगी? फिर ईद के बाद APC कैसे होगी? फिर ईद कुर्बान के बाद सियासी कुर्बानी कैसे होगी? ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बड़े और अहम इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची का मामला है, आखिरकार विफाक ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसे अपने हाथ में ले लिया है। अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की एक दफ़ा फिर समरी चली गई है। तो इन तमाम इश्यूज़ पे फ़ौरन से हम अपने डिबेट को ओपन करते हैं, फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा राना तनवीर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंझे हुए सीनियर सियासतदान मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब JUIFA के इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, सिंध में सीनियर मरकज रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी साहब। राना तनवीर साहब, ये आप लोगों ने किया क्या? नून लीग पीपल्स पार्टी ने आज पार्लियामान में JUIFA के साथ क्या किया? जब ये बिल सारे तो उसमें डिस्कस किए, तो ये जो 2 बिल थे इसमें हम सारे जो वहाँ पे थे JUI के रिप्रेजेंटेटिव बीबी शादा थी और हमारे जो मेंबर थे वहाँ पे ख्वाजा आसफ साहब, नहीं शायद फरकान, ये दूसरे 2-3 थे, ये पार्टी के मीर कमर और शरी रहमान वगैरह। तो इन्होंने सारे 2 बिल पे हमने एग्री किया कि ये ठीक है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, क्योंकि इसमें से वो क्लाउज निकाल दी जाए जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन आप लोगों ने JUIFA को एतमाद में ले लिया ना, JUIFA को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया इस पे। वो बेचारी अकेली सेनेट में और कौमी असेंबली में लड़ती रही मुकदमा। बात कर रहा हूँ इससे पहले ये तयशुदा हो गया कि उन बिलों में से जो 6-7 बिल्स हैं उसमें 2 जो हैं वो बिल्कुल जो आप कहते हैं कि जी फेडरल के लिए है, उसके लिए हम तैयार हैं। और लेकिन ये उसमें से निकाल दें जो 4 आप बात कर रहे हैं आज अमेंडमेंट, ठीक। तो वहां पे ये मान
वहां पे और कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और एक और था उन्होंने विड्रॉ कर दिया जी। वो इसी रिलेटेड था, लेकिन वो मेरा डुप्लीकेशन था। तो ये 2 बिल हमने कहा कि ठीक है निकाल लें, बाकी जो बिल है ठीक उसमें मजीद बात हो जाएगी बाद में, ठीक। जिसमें नैब के लास्ट, तो नैब के लास्ट पे आके इन्होंने जो खुद पर एक मसौदा भिजवाया, वो आपको पता ही है, लंबी स्टोरी है, रात 2 बजे भिजवाया। तो उसमें इन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की, तो इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई नहीं है, लेकिन जो नहीं नहीं राणा कोर्ट्स साहब, आप में कुछ मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राणा ऑर्डर, साहब, मैं पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी प्लस हो गए और माइनस कर दिया JUIFA को आप लोगों ने आज पार्लियामान के अंदर से। ये दोनों बिलों पे, ये जो 2 बिल्स हैं इस पे इंक्लूडिंग लेकिन जब इन्होंने आके गवर्नमेंट ने एक वहां पे शायद महमूद कुरैशी साहब ने एक तकरीर करके सारा माहौल खराब कर दिया, तो उसका जवाब हमने देना था। और लेकिन ये साफ कहना था ये बिल तो 2 जो है वो उस पर तो हम हमारा एग्रीमेंट है वो हम करते हैं, लेकिन इन्होंने हाउस जन कर दिया और हम घरों को चले गए, आपको पता होगा। नहीं नहीं अगले नहीं दिन नहीं, आए राणा तनवीर और साहब बढ़ अभी गई। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, राणा साहब की जरा सिग्नल्स का भी इशू है, राणा साहब के सिग्नल्स ठीक कर ले। सरदार लतीफ खोसा साहब, आज क्या किया है JUIFA के साथ बाकी ऑपोजिशन ने? पार्लियामान में भी मुत्तहिद नहीं है तो सड़कों पे कैसे इकट्ठे होकर हुकूमत गिराएंगे? देखें, आप पूरी कोशिश कर रही हैं हमें लड़ाने की, हम बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन मैं मुत्तहिद कोई है। कोशिश नहीं कर रही, आज पार्लियामान में सबने देख लिया, मैं कोई कोशिश नहीं कर रही। ना देखें, बात सुने तो यकीनन मैं तस्लीम करता हूँ थोड़ी गलती हमसे हुई है। देखें, बाद में जब स्पीकर ने बुलाया था उसमें हमें और नून को बुलाया था और हमने कहा था कि ये जो मौसूफ ने तकरीर फरमाई है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ये उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा, जिस तरह इनके वजीर हवाबाजी ने जिस तरह से पाकिस्तान के एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, दुनिया सारी में हमें इतना बदनाम कर दिया कि हमारे सारे जहाज भी और पायलट भी जो है बेचारे वो कसम पुरसी के आलम में आज उन्होंने डाल दिए। ये भी शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर करके पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए, ठोक दिया जाए कि जी ये तो इनकी अपनी पार्लियामान के अंदर इनकी मान नहीं रहे। हमने कभी हमने टैग NRO को, इस NRO यानी वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट को या बिल को हमने कभी नहीं था कहा कि ये जो FATF की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट बिल 2020 और इसी तरह जो एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल जो है 2020, इसकी जो तरामीम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम खुद जो है उसके सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के उस करारदाद के जिसमें ये मुंदर्ज है। खोसा साहब, आप भी बात को कहीं और ले गए हैं, आपने भी मुद्दा डाल दिया है शाह महमूद कुरैशी पर। शाह महमूद कुरैशी JUIFA के तो नहीं है ना? मैं तो JUIFA का सवाल कर रही हूँ। नहीं, मैं बताऊं, मैं अर्ज करूं कि हमारी तरामीम वो तस्लीम की, ये हमारी कंबाइंड थी, सारों की थी, हमने टैग नहीं किया था। अलबत्ता गलती यकीनन मैं समझता हूं हमसे हुई कि हमने उस वक्त जब इन्होंने बुलाया स्पीकर ने उसके बाद, तो उसमें JUIFA हमें इसरार करना चाहिए था, जो हमसे सहमन रह गया वो करना। लेकिन ये कौमी, देखें, हम रियासत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही JUI कभी ये तसव्वुर कर सकती है। तो इसलिए जो नहीं सर, JUIFA ने तो आपसे भी शिकवा किया कि हमसे बात क्यों नहीं करते, हमें साथ लेके क्यों नहीं चलते, हम मुल्क और कौम के खिलाफ तो नहीं है। ये सुन लें सेंटर अताउर रहमान की जबानी। सेंटर अताउर रहमान साहब, मैंने कहा कि हमसे गलती हुई। मैं सेंटर अताउर रहमान साहब क्या कहते हैं? आज नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल गई और आपको माइनस कर दिया आज उन्होंने पार्लियामान में कानून साजी में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदा फारूकी साहब, आप जिन लोगों को सामने लाई हैं ये हमारे बड़े भी हैं, मुहतरम भी हैं, और इन लोगों के सामने मेरे जैसे एक तालिब इल्म का बोलना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाहर कैफ हमें गिला दोनों बड़ी पार्टियों से है, और पार्लियामेंट के अंदर 2 साल हो गए जमीयत उलमा इस्लाम एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद इन बड़ी पार्टियों का रवैया, इनका तरीक़ेकार, उससे हम
यकीनन मिला है हमें, और ये हमारा एक हक है कि हम इनसे गिला करें। इन्होंने इस वक्त भी मौजूदा जो बिल लाए गए हैं, हुकूमत के साथ बैठकर तरामीम देकर उनको एक रास्ता देने की कोशिश की है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम इस तरह हुकूमत को रास्ता देने की उसमें नहीं थी। बाहरकैफ इन हजरात के रवैये से हमने शिकायत जरूर की है। हम आइंदा भी ये कोशिश करेंगे कि अपोजिशन। मौलाना अताउर रहमान साहब, आपके सिग्नल्स में भी कोई इशू है, लेकिन या तो आप लोग इतने सादा जेयूआई फे वाले वाक़े हुए हैं कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, कि आपको बार बार जो है नून लीग पीपल्स पार्टी के रवैये से शिकवा होता है, लेकिन बार बार आप उनके पास जाके हुकूमत गिराना चाहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? जो ये सारा आज एपिसोड हुआ, आपने सुन लिया तसल्ली से, नून पीपल्स पार्टी जेयूआई फे को भी माइनस आपको करना चाहते थे, बट माइनस आज ऑपोजिशन ने अपने अंदर के लोगों को कर दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए खुशाइन दिन, इसलिए कि जो कौमी सलामती और कौमी मफाद के बिल्स हैं, उसके ऊपर सबने मुत्तहिद होकर सोचा। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ पीएमएल का भी और पीपीपी का भी कि उन्होंने ये जो इक़दाम लिए, ये इस पे सियासत मैं आज नहीं करना चाहता, वो नहीं बातें करना चाहता कि जो वैसे रिवायती तौर पे प्रोग्रामों में होती है। मैं आज इन सबको और पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने वो इक़दाम उठाए जिससे हमारे दुश्मनों को तकलीफ होगी और इस मुल्क को तक़वियत पहुंचेगी। तो अच्छा खुशाइन इक़दाम है। जहां तक डीलिंक होना है नैब के ऑर्डिनेंस का विद दीज बिल्स, मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छी बात है। इससे कि इसकी लिंकेज, चाहे इनकी इंटेंशन थी या नहीं थी, मैं लगता यही था कि किसी न किसी तरीके से लिंकेज आती है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर ने उसको वाज़ेह किया और उसकी वजह से इन्हें अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ा। वो आप कह दें या इनकी कभी इंटेंशन ही नहीं थी उन दोनों को लिंक करने, मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं जी ये उसके रिएक्शन में। मैं समझता हूँ इन्हें संजीदगी के साथ इस मसले को हैंडल किया और जो हजीमत उठानी पड़ती उससे ये बच गए और पूरी कौम का वक़ार बुलंद हुआ कि पाकिस्तान जहाँ कौमी सलामती के मामले होते हैं, पूरी कौम यकजहती के साथ उनके पीछे खड़ी भी है। ये अच्छी मिसाल कायम हुई है और इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, बार बार प्रमोट करना चाहिए। जहां हमारी कौम की सलामती मामले हुए माजी में, उसमें हम साथ खड़े हुए हैं, पूरी कौम खड़ी हुई है। ये FATF का मामला कुछ ऐसा ही। ठीक है फिरदौस साहिब, ये कौमी सलामती के बिल्स पर तो ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी हो गई, लेकिन जो शख्सी सलामती या शख्सी आज़ादी या जमहूरी शख्सी हुकूक के जो एक बिल है नैब का, जिसपे तरामीम ऑपोजिशन की हैं, फिर वो भी आप लोग मानेंगे? नहीं, देखिए इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। पहली चीज ये है कि नैब के कानून में तरामीम जो है वो पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से चाह रही है। PMLN के अदवार में भी कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, PMLN ने नहीं एंटरटेन किया। हमें भी इस बात का कुल्ली तौर पे एहसास है कि नैब के कानून की वजह से हमारी एग्जेक्टिव वो बहुत बैडली इफेक्ट हुआ है, जिससे उन्होंने काम करना ही वर्चुअली छोड़ दिया। तो उन चीजों को एड्रेस करना था। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ सियासी लिहाज पे भी, मैंने तो सिंध के असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि एक बाउंड्स होने चाहिए जिसके दरमियान नैब को ऑपरेट करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई जायज बात है कि आप अरसा दराज तक लोगों को कैद में रखें और उसके बाद न रेफरेंस दाखिल हो न कुछ आगे बात बढ़े। जैसे ही आपके 90 दिन पूरे होते हैं उसके बाद केस आने चाहिए, ये नहीं कि उसके बाद निकले। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहना जरूर पड़ता हूँ कि जो तरीक़ेकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त इंडाइटमेंट से बचने के लिए आसिफ जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया और जो माजी में करते रहे, जिसमें वो 11 साल जेल में तो रहे, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम सजा थी वो डिस्क्वालिफिकेशन थी, 11 साल नहीं थी।
अगर वो एक केस में भी कन्विक्ट होते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते कम से कम 10 साल के लिए। तो ये जो तरीकेकार और हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, कभी जज बीमार हो जाता था, कभी वकील बीमार हो जाता था, कभी विटनेसेस बीमार हो जाते थे, कभी इनका खुद वकील बीमार हो जाता था और केस चलते नहीं थे। ठीक है इस वक्त भी सर ये नैब के मामले पे तसल्ली से तफसील से आगे चल के बात करते हैं, लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब, उस वक्त आपके स्काइप के सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम था, हम आपको प्रॉपर सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने सुन लिया होगा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब को गिला कर रहे हैं, वो शिकवा कर रहे हैं वो आपसे, आपकी जमात से। ये इन्होंने साथ मिलकर ये अमेंडमेंट हमने सारी ये बिल माने कि ये जो की सलामती के मुतल्लिक हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये हम करेंगे। ठीक, बाकी उसका आपने कहा कि वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये क्योंकि आपका कोई एक कट ऑफ लाइन है, एक की तारीख है, आपने उधर जमा कराना है, तो ये बात वहां हुई। लेकिन जिस दिन बदमज़गी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर की वजह से, हम तो दो पास करने जा रहे थे, ठीक, लेकिन जब उन्होंने कर दी, ऐसी तकरीर कर दी जिसको लिंकेज बनाने की कोशिश की कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं या इन्हें मांग रहे हैं, वो बड़ी सीधी सारी वो बड़ी तकरीर आपने देखे 1.5 घंटा जिस तरह वो करते हैं, और उन्होंने अपोजिशन को और ये बात की है सरदार साहब ने कि उन्होंने कोशिश की, जिस तरह वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसा माहौल हो जाए, हमने तो ब्लैक से ग्रे में लाए इसको, और हमारी कोशिश है ये व्हाइट में आए। राना साहब, जेयूआई फेक को आपसे शिकवा है, मौलाना फजल रहमान को अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने, एपीसी कैसे करेंगे, सड़कों पे तहरीक कैसे चलाएंगे? उस दिन बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ इनकलाब को लीड करेंगे, शहबाज साहब ने कहा कि नहीं बिलावल करेंगे लीड। थोड़ी सी एक मिनट दे दें। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट, आपने कहा चलो आपने बिल तो पास कर लिया है, हाँ, लेकिन उसमें अमेंडमेंट तो है ही नहीं जो आपने मानी थी, ठीक, ये आपने किस तरह काम किया? तो सेनेट में जाके उन्होंने उससे एग्री किया, और वो हमें लगता था ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, चीजें हैं और डायरेक्टोनियन है, और वो जब इन्होंने 4 अमेंडमेंट्स मानी तो उस पर हम एग्री किया कि ठीक है सेनेट से पास हो जाए, फिर हम नेशनल असेंबली से करा देंगे। उस वक्त थोड़ी सी मेरा कुताही हुई है कि उस वक्त शायद क्योंकि टाइम थोड़ा था, ये रात को मीटिंग शीटिंग होती रही आपस में अमेंडमेंट्स के मतलब किस तरह इसको किया जाए, तो शायद जेयूआई को ऑन बोर्ड नहीं कर सके, वो होना चाहिए था। हाँ। लेकिन पहले सारे प्रोसेस में जेयूआई हमारे साथ ही, इनकी नुमाइंदा शायद अभी भी होती है हमारे साथ, हाँ, और वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थी। दो बिल पे हमें एग्री थे, और उस वक्त भी एग्री थे, आज भी हमने पास किए। तो ये बीच में जो हुआ है, जैसे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी वही जो एक गवर्नमेंट की कोई ना कोई जरूर ऐसी बात कर देते हैं, ठीक है, जिससे ठीक है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, सेनेटर अताउर रहमान साहब, राना साहब ने भी और खोसा साहब ने भी कोताही तस्लीम कर ली और माजरत भी कर ली, और उम्मीद है कि अब दोबारा इस तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी आपको छोड़ेगी नहीं, तो गिला दूर हो गया आपका सेनेटर अताउर रहमान साहब? जाती तौर पर तो इनसे ये मैंने पहले भी कहा कि हमारे ऐसे मोहतरम है कि मैं इनसे गिला नहीं कर सकता, लेकिन अभी राना साहब ने फरमाया है कि कौमी असम्बली में हमारा इनसे राब्ता रहा। मैं जरा राना साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि कल परसों जो आपकी स्पीकर के यहाँ फाइनल मीटिंग हुई थी, क्या उसमें शाहिदा अख्तर अली साहब और जेयूआई का कोई और नुमाइंदा था? ओए होए, यानी कि कौमी असम्बली वो जो स्पीकर वाले घर में मुलाकात हुई, वहां पे भी जेयूआई फे को माइनस कर दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। अताउर रहमान साहब, माइनस की बात आप कर रही हैं, वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये फरमा रहे हैं कि नहीं कौमी असम्बली में ऑन बोर्ड थे सब, और बाद में सेनेट में आकर हमसे ये गलती हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब स्पीकर के यहाँ इनकी मीटिंग हुई थी, क्या उसमें जेयूआई का कोई नुमाइंदा था? राना साहब जवाब दीजिएगा जरा क्विकली प्लीज। जी मैं जवाब देता हूँ। ये जो उन्होंने एक नोटिफाई कमेटी की स्पीकर ने 23 बंदों की, जिसमें सेनेट से भी से लोग थे और नेशनल असेंबली से भी थे, उसमें हर मीटिंग में शायद अभी भी चेक कर लें क्या जाती रही या नहीं जाती रही, और वहाँ पे 2 बिल जो थे उस पे ऑलमोस्ट यही था कि ये जो सेनेटर अताउर रहमान साहब शायद कह रहे हैं कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी स्पीकर के घर पर, उस पे जेयूआई फे का कोई नुमाइंदा नहीं था। वो तो देखे ना,
वो तो स्पीकर को चाहिए था, लेकिन ठीक कह रहे हैं। वो फॉर्मल कोई मीटिंग नहीं थी। वो मेरा ख्याल है हमसे भी, हमें भी नहीं पता। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद एक बंदा गया है वहाँ हमारा, या कोई पीपल्स सर पार्टी ये से तो गया बहुत है या बड़ी नहीं गया, फूट या है, पीपल्स ये तो पार्टी बहुत गई। बड़ी फूट है ऑपोजिशन के दरमियान, बहुत बड़ी। और लतीफ खोसा साहब इस पे मुस्कुरा रहे हैं। एक ब्रेक। नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक कह रहे हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, ठीक कह रहे हैं, शाहिदा बीबी और वो नहीं थे, लेकिन ये इनफॉर्मल मीटिंग थी जो स्पीकर ने बुलाई थी। उसमें हम पीपीपी और पीएमएलएन के लोग थे, लेकिन जेयूआई के नहीं थे। ये हमसे गलती हुई कि हमें इसरार करना चाहिए था कि उनको बुलाओ, गलती लेकिन ये हो रही हमारी है नहीं थी बेचारी और ये फॉर्मल नहीं थी को माइनस ये- कर रहे हैं आप जेयूआई पे को सर। नहीं, देखें नहीं, माइनस किसी ने नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना साहब हमारे बहुत मोतबर भाई हैं, और जरदारी साहब की जितनी उनकी दोस्ती है, आपकी सोच होगी, और हमारे तमाम लोगों के सर साथ ये वही काम हो रहा है जेयूआई पे के साथ, के कंटेनर पे आए थे, तकरीरें करके चले गए थे, हाथ में हाथ डाले थे, बट उसके बाद नजर कहीं नहीं आए। फिर आपने वो बात पीपीपी छेड़ ने दी है कभी नहीं जिसका कहा था मैं कि कहता हूँ कि उस वो वक्त देखिए वो हमने जेयूआई किया का जो मौलाना साहब ने हमसे कहा, नहीं, और उससे पढ़ के हमने किया। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मौलाना साहब की वो खेल थी, और जब सारी मोबिलाइजेशन हमने जलसों के लिए, तो हमें कहा कि ये मेरा प्रोग्राम है, हमारा साथ ताउन करे। तो वो मौलाना साहब को भी पता होगा कि उस वक्त हमने कहा कि आपने ये अकेले किया, मैं थोड़ा खोसा साहब एक ब्रेक लेने दे, आप एक पूरी ब्रेक लेने कोशिश कर रही हैं, आप लड़ाई करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हम नहीं लड़ेंगे, आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आप पूरी कोशिश कर रही हैं। खोसा साहब, राना साहब, सेंटर अताउर रहमान साहब, फिर दोस्त नकवी साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। लेट्स टेक अ वेरी क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, ये जो मुसलसल गलतियां हो रही हैं ऑपोजिशन की आपस में, और जिस तरह से अपैरेंट एक तासुर जा रहा है, जो कि आप मुझे भी बार बार कह रहे हैं कि आप शरारत कर रही हैं, लड़वाना चाह रही हैं, मैं लड़वाना बिल्कुल नहीं चाह रही। ये अपैरेंट है और ये तासुर मिल रहा है कि ऑपोजिशन का जो अपना इत्तेहाद है वो अदम एतमाद का शिकार है। तो इस सूरत हाल में, और आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने अभी जब वो शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ इनकलाब को लीड करेंगे, लेकिन शहबाज साहब पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं बिलावल लीड करेगा। तो ये अपोजिशन में अदम एतमाद तो है एक दूसरे पे। इसके साथ एपीसी हो सकेगी, इसके साथ हुकूमत गिरा सकेंगे? पहले मैं दूसरी बात की जरा वजाहत कर दूं। देखिए, हमारी एक वज़ादारियां होती हैं। अब बुजुर्ग सियासतदान हैं शहबाज शरीफ साहब, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके पास गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो है ऑपोजिशन लीडर जो है रूबा सेहत हो गए हैं, और ये अब क़यादत करेंगे हमारी जो एपीसी होगी, और उसके बाद जो हमारी तहरीक होगी। तो उन्होंने तफन्नुन तबा के लिए और एक वज़ादारी को मलहूज रखते हुए उन्होंने कंधे पर हाथ रख के उसको कहा कि नहीं, मैं नौजवान कंधों पर ये बोझ हम रखेंगे या करेंगे। वो हंसते हुए आपने देखा। चले, आप इसको इतना संजीदगी से ले रही हैं एज इफ शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया और बिलावल भुट्टो को जबरी उस पर डाल दी। खुदा रहा, ऐसा देखिए हमारी तहजीब में ये नहीं होता है। मैं अगर कहूंगा, मुझे कोई नौजवान कहेगा कि जी नहीं ये करेंगे, तो मैं उसको कहूंगा भाई आप नौजवान, सर जो आप कर रहे होंगे वो एक पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा होगा। सर यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही थी, यहाँ पे आप हुकूमत को पैगाम दे रहे थे, यहाँ पे आप एपीसी की स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे थे। नहीं गरीदा नहीं, अब अपनी आप तशरीह है, अपनी तौज़ीह है, अपनी इंटरप्रिटेशन और ये ना करें, ये ऐसा ना करें। देखिए, जिस सियाको सबाक में बात हो रही थी, उन्होंने एक बुजुर्गाना, उनका शफीकाना अंदाज यही होना चाहिए था। खातिर जमा रखें, शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे इसकी, बिलावल भुट्टो चेयरमैन होंगे साथ, और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान होंगे, हमारी तमाम कंबाइंड ऑपोजिशन होगी, और आप देखें इंशाअल्लाह, यानी कि पीपल्स पार्टी जबरदस्ती, आपने भी जबरदस्ती जो है ना वो सहरा डाल दिया है शहबाज शरीफ के सर पे कि जी क़यादत करेंगे वो इनकलाब की। राना तनवीर साहब, ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई है नून लीग। क्यों ये मुश्किल नहीं, आप पता नहीं किस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए, अभी एक रैबर कमेटी जिसमें बगैर की तारीख के लिए
कोई एजेंडा बनाए एपीसी के लिए, और जब एजेंडा बनेगा जिस तरह बताया खलीफा साहब ने कि मिनिमम एजेंडा, और वो एजेंडा एक ही है कि ये वाकई अब मजीद पाकिस्तान अब प्राइम मिनिस्टर और जिस तरह सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं रही, अभी नहीं रही, तो अगर इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं तो मुल्क भी मैं समझता हूँ कि इतना अल्लाह ना करे कि वो किसी मुश्किल में पड़ जाए। तो अब जरूरी है कि अपोजिशन है वो अपना रोल अदा करे, उसमें पीपल्स पार्टी भी रोल अदा करेगी, पीएमएलएन भी करेगी, जेयूआई भी, और बाकी भी जो जमातें हैं मुख्तलिफ सूबों से, छोटी हैं बड़ी हैं, वो साथ मिलके सारे रोल अदा करेंगे अपना, और रोल अदा करना हमारा बनता है। 2 साल तो दिए हैं, डायरेक्शन कहीं से मिल नहीं रही, और जो भी चीज आती है आपके सामने, एक मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस या स्कैंडल आपके सामने आ रहे हैं, तो अब किस तरह मुल्क को आगे बढ़ाया जाए या किस तरह टाइम दिया जाए। क्योंकि अब 6 महीने, 100 दिन, साल, 1.5 साल, 2 साल, अब वो कहते हैं 3 साल। यानी कि राणा साहब आप कंफर्म कर रहे हैं कि अपोजिशन मुत्तहिद रहेगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई फेको, मौलाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और अपोजिशन इस इत्तेहाद के साथ एपीसी कामयाब करेगी और एपीसी के बाद स्ट्रैटेजी को भी कामयाब करेगी। ये मौलाना साहब तो पेश है इस काम में कि वो तो डे 1 से कहते थे कि आप वोट ही ना लें, पर हम समझते हैं मौलाना साहब की वो सोच ठीक थी, लेकिन हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जारी रखने के लिए, इसके बावजूद ये तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे जो ये इलेक्शन हुए हैं 2018 में। लेकिन आपको पता है जिस तरह पीपल्स पार्टी में उस वक्त भी हमने कहा कि बाइकाट करना है इलेक्शनों का, तो जरदारी साहब ने बीच में पढ़ के हमें इलेक्शन 2008 में करवाया। तो ये इस दफा भी हमने कहा कि ये डीरेल नहीं करना है इसको, वोट हमें ले लेनी चाहिए। ये मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने तो कहा था, और हम मानते हैं कि हमें क्या पता था कि ये निकलेंगे आगे से, ये इन्होंने शेर की खाल पहनी हुई है, और वादे भाई जो तकरीरें इन्होंने की हैं वो तो कमाल की तकरीरें थी। हम तो राणा साहब आप मेरे सवाल का बड़ा सियासी जवाब दे रहे हैं, बड़ा क्लियर कट जवाब दे दिया आपने कि जी इत्तेहाद बरकरार रहेगा एपीसी तक, उसके बाद स्ट्रैटेजी तक। तो बेहतर, तो ये बात आप मौलाना साहब तो रूह रुआ है इस चीज के कि ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो बदतरीन इलेक्शन थे, सिलेक्टेड आदमी हैं वो खड़े हुए हैं और इनको हर सूरत जाना चाहिए, तो वो तो रूह रुआ है इसकी, वो पीछे कैसे रह सकते हैं, बल्कि वो तो आगे होंगे। नहीं, लेकिन फिर पीछे से नून लीग तो नहीं पीछे रह जाएगी? आप किस तरह की बातें करते हैं, आप मौका देते कि या तो एक टॉपिक रखा करें। अगर उस वक्त आप मौलाना साहब के मूवमेंट की बात करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब ने जो मैं कहा वो हमने उससे ज्यादा किया, और मौलाना साहब अपने कायद का, नवाज शरीफ साहब का लेटर भी पढ़ के सुनाया कि उन्होंने कहा धरने के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम आपके जलसे में हम शिरकत करेंगे, और हम भरपूर तरीके से गए। ये जो कहते हैं ना जी कि इकट्ठे नहीं हुए, मैं अपने हल्के की मिसाल देता हूँ। मौलाना साहब ने लाहौर से चलना था और रावी के पार मेरा हल्का है, तो वहां लाहौर में कोई नून लीग का बंदा बंदी नजर नहीं आया, मौलाना के साथ कोई बंदा बंदी नजर नहीं आया। तब पूरी बात सुन, 10 बजे इन्होंने आना था, ये रात 9 बजे आए हैं, तो 9 बजे तक सुबह से लेकर हजारों लोगों ने इंतजार किया फिरोज वाला मरीज के में, और ये रिकॉर्ड की बात है, हजारों लोगों ने, और उसमें बैठे रहे, और इस्लामाबाद तक सारे तो नहीं गए लेकिन जितने जा सकते थे, जितने गाड़ियों वाले की कोई क़यादत ना लोकल ना नेशनल कोई लाहौर में नहीं थी, और कौन से हजारों बंदों की आप बात कर रहे हैं। मेरा क्लेम गलत निकले ना, हजारों लोगों से काम हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये आप क्या बात कर रहे हैं? लाहौर में क्योंकि रात को पड़ाव था तो सुबह सुबह लोग नहीं उठ सके होंगे, लेकिन इस्तकबाल हुआ जहां ये रहीम यार खान से जहां दाखिल हुए कराची से पीपल्स पार्टी ने किया, यहाँ से जब पंजाब में दाखिल हुए थे हर जगह आपने उनको रिसीव किया। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद जो अपोजिशन के इल्जामात हैं इस पे फिरदौस नकवी साहब से बात करेंगे, सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। से विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राणा साहब, हुकूमत गिराएगी अपोजिशन, इनकलाब लाएगी अपोजिशन, लेकिन सुबह सुबह नहीं उठ सकती। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, आप तो गलत तरफ जा रही है। बिल्कुल हमने पूरा कोऑपरेट किया था, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी हम मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप ये मुझे अपने यहाँ से गुजारे और रिसेप्शन दें। हमने कहा जी वो बिल्कुल देंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब,
एक तो आपने चार्जशीट साहब- सुन ली, राणा तनवीर साहब ने भी गवर्नमेंट पे चार्जशीट लगाई, खोसा साहब ने भी लगाई, और कल आप लोगों ने एक नई समरी मूव करवा दी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इनकी ये ईद का तोहफा जो है। मूवमेंट्स हैं वो उसका जिक्र करते थे। हाँ, पहला चीज तो ये सदारती इलेक्शन से लेके सेनेट के चेयरमैन को हटाने में हर दफा इनको मुंह की खानी पड़ी। जो कुछ इन्हीं ने ज्वाइंट ऑपोजिशन करके कहा, फूट इन्हीं में पड़ी है, और अब इनके दरमियान फूट है, इससे कि सारे लोग अपनी अपनी आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, फिर कहते हैं गलती हो गई। ये तो बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं, लतीफ खोजा साहब, राणा तनवीर साहब, इतने इतने मजे, बोथ ऑफ देम हैव बीन पार्लियामेंटेरियंस, इनकी पार्टी में माजी के वजीर आजम बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी छोटा सा एक स्पीकर ने अगर इनवाइट कर लिया तो अपने बाकी साथियों को ले जाना भूल गया, और उसके बाद बड़े आराम से माफी मांग ली जाए। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े कुशादा दिल के लोग हैं, मैं इनकी तारीफ ही कर सकता हूँ। जहां तक चार्जशीट का ताल्लुक है, पहली चीज ये, दुनिया के किसी माहिर को बिठा लें, पूछ लें कि हुकूमत डिफॉल्ट के करीब थी कि नहीं थी, वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे थी, और डिफॉल्ट को समझते हैं कि क्या होता है जो कंट्री डिफॉल्ट में जाती है। सर नून लीग कितनी कितना- जीडीपी छोड़ के गई थी? सर नून लीग जीडीपी कितने परसेंट पे छोड़ के गई थी? जीडीपी को छोड़िए, मैं जिस बात की इकोनॉमिक कर रहा हूं, ग्रोथ वो कितने default- परसेंट पे छोड़ के गई थी? नहीं, देखिए अभी उस पे आते हैं। पहले आप जो बुनियादी फैक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करें, जो लोन रिपेमेंट का अमाउंट था और जो पैसे स्टेट बैंक के पास थे, क्या वो मौजूद थे? सर नून लीग इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ के गई थी 5.5 पे, क्लोज टू 6% होने लगा था, लेकिन आज ये 1.9% है। ये कैसे हो गया? आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, पहले माइनस मुकम्मल है, करूं, माइनस, मैं आपके सवाल माइनस का है। जवाब जरूर दूंगा। -1.9। बात ये, जी मैं उस पे अभी आता हूं, आपको कोई फिक्र की बात नहीं, मैं इसका भी जवाब। बात ये डिफॉल्ट के दहाने पे, और जो मुल्क डिफॉल्ट करते हैं अच्छा, कोई फिक्र की और बात नहीं है, डिफॉल्ट के माइनस करीब ग्रोथ। होते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल होता है, वो तारीख में उठा के उन मुल्कों को देखें। जहां तक आप बात करेंगे ग्रोथ की, ग्रोथ जो थी वो कंज्यूमर ओरिएंटेड थी। ग्रोथ में ये था कि आपने 62 बिलियन की इंपोर्ट्स रखी थी, और आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो 22 बिलियन पे पहुंची हुई थी, कम हो गई थी पीपल्स पार्टी के दौर से। तो सर जहां जरा क्विकली वाइंड अप कर लीजिएगा ताकि प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करें। कंज्यूमर ओरिएंटेड ग्रोथ थी, आपकी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। बांग्लादेश इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि बांग्लादेश के अंदर अगर आज ग्रोथ है तो वो इंडिजिनियस ग्रोथ है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, उनकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है। पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट नहीं थी। जहां तक इसका नेगेटिव ग्रोथ का ताल्लुक है, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट दुनिया के जितने ममालिक ये कोविड से इफेक्ट हुआ है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में पाकिस्तान का जो नेगेटिविटी है वो कम तरीन है। मुल्कों ने 10-10, 11-11% मोस्ट ऑफ द कंट्री ना राणा तनवीर आपके फैक्ट से एग्री कर रहे हैं, ना खोसा साहब, और चूंकि मैं प्रोग्राम के एंड पे जा रही हूँ तो इंडिया का खुद राणा तनवीर साहब माइनस ये बताएं लेकिन कि हमने रेट को 4000 पे आ गए, हमारा तो प्रोजेक्टेड को ग्रोथ सही रेट जो था वो 2.4 से -0.2 है। 4000 में इनको दे के गए, रिजर्व्स हम इनको 14 बिलियन छोड़ के गए, 23 से कम हुए थे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हम इनको 44 पे 53 से लेके 50 छोड़ के गए। ग्रोथ जो जीडीपी होती है, एक वीक एरिया था एक्सपोर्ट का, वो ये भी नहीं कर सके। तो अभी ये जो बात कर रहे हैं कि कोविड तो आया था मार्च में, और उसमें आप उसके जुम्मे हर चीज ना डालें। पिछले साल का भी रेवेन्यू देख लें, इन्होंने 5500 का वादा किया था IMF के साथ, फिर राइज किया और चल किया 39, इस साल 37 किया है। जहां हम 4000 हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे पहुंच गए। राणा साहब माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे पहुंच गए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो गई इकोनॉमी की। इस पे तो एक सेपरेट प्रोग्राम होना चाहिए। खोसा साहब आपके प्लीज क्लोजिंग कमेंट्स। खोसा साहब प्लीज। गरीदा, आपको पेट्रोल की महंगाई का
ईद का तोहफा मिल रहा है। आप पहले भी 25.58 हाईएस्ट ये एक स्ट्रोक ऑफ पेन में था। अब मजीद इन्होंने जो है ना वो समरी चली गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ईद का तोहफा देंगे और आपका मजीद इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका जो है डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जीना जो है दो भर हो जाएगा, आपके लिए एक क़यामत आ जाएगी इस मुल्क में। अल्लाह माफी दे सुनामी की, सुनामी जो है आपका महंगाई का सुनामी आपको खशो खशाक की तरह खुदा खैर करेगा, खुदा खैर करेगा। खोसा साहब ईद मुबारक बोल दें, या तहरीक खोसा साहब इतनी बुरी बुरी खबरें ना सुनाए, ईद मुबारक बोल दें। खोसा साहब आपको भी ईद मुबारक, सारी कौम को और आपको ईद मुबारक हो। खोसा साहब आपको ईद मुबारक, थाना तनवीर साहब, फिरदौस नकवी साहब आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सेंटर अताउर रहमान साहब का भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं होगी और इतने मजीद सख्त दलदल में अवाम नहीं धंसेंगे। बहरहाल ईद आने वाली है तो अच्छी बातों के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। आई विल सी यू आफ्टर ईद। अल्लाह हाफिज।